गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसका अंतिम भाग हम लोग देखेंगे। पहले दो भागों में हमने देखा था कि भारत में किस प्रकार से वन्य समुदाय या वनवासी समुदाय उनकी क्या जीवन शैलियाँ थी। बाद में अंग्रेज सरकार आकर जैसे उन्होंने साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री है, जिसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक वानिकी और वन कानून लागू करने के बाद में किस प्रकार से उन समुदायों के आजीविकाओं पर, उनके रोजगार पर और उनके सांस्कृतिक जीवन को नष्ट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके कारण फिर किस प्रकार से उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किए, जिसमें हमने बस्तर का विद्रोह देखा था, या धुरवा विद्रोह या गुंडाधुर का विद्रोह, और फिर उस विद्रोह का क्या महत्व था ये हमने देखा था। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेम वैसे ही पॉइंट है, सेम वैसी स्थिति हम लोग देखेंगे जावा में। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, उस जावा में कैसी स्थितियां थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और वहाँ पर भी वहाँ के औपनिवेशिक शासन डचों ने किस प्रकार से वन कानून व वैज्ञानिक कानून लागू करके वहाँ के लोगों को प्रभावित किया, जिसके कारण वो लोग उन लोगों में असंतोष बढ़ता गया औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ, और उन्होंने बगावत, विद्रोह या आंदोलन किए, और उसके क्या परिणाम निकले इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जावा के जंगलों में हुए बदलाव, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग इस जावा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी माहिती जानकारी देख लेते हैं। आजकल जावा को इंडोनेशिया के चावल उत्पाद द्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आजकल वहाँ पर भारी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था, मतलब भारी मात्रा में वहाँ पर पेड़ पौधे थे, वन थे, जंगल थे। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। इंडोनेशिया में डचों ने जावा में ही सर्वप्रथम वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। सबसे पहले वहीं पर उन्होंने वन कानून या जो है वानिकी, जो वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत वहीं से की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाजों का निर्माण करने के लिए लकड़ी हासिल करना चाहते थे। तो जैसे हमारे देश में जहाजों के लिए और रेलवे पटरियों के निर्माण के लिए लकड़ी हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया, उसी प्रकार से डचों ने भी वहाँ पर रेलवे के पटरियाँ बनाने के लिए और जहाज निर्माण के लिए और उद्योगों के लिए, कच्चा माल के लिए लकड़ी हासिल करने के लिए जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया। सन 1600 में इंडोनेशिया के अनुमानित आबादी 34 लाख थी। वहाँ पर हालांकि बहुत सारे भूभागों पर लोग खेती करते थे, लेकिन पहाड़ों में घुमतू खेती करने वाले लोग भी थे। उसके बाद में जावा के लकड़हारे। ये जावा के लकड़हारे एक वन्य समुदाय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी एक खास विशेषता है, और इसी विशेषताओं के कारण मतलब प्राचीन काल में भी इनका महत्व था, वहाँ के शासनकाल में भी इनका महत्व था, राजा महाराजाओं के शासनकाल में, और जब औपनिवेशिक शासनकाल आया तो उन्होंने भी इनकी आवश्यकताओं को महसूस किया, उनके महत्व को समझे थे। तो ऐसी क्या खासियत थी इनकी, देखते हैं। तो जावा में एक कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमतू किसान थे। तो ये घुमतू किसान थे, और कुशल लकड़हारे मतलब ये अच्छी तरह से पेड़ों की कटाई करते थे और उसकी ढुलाई भी करते थे। उनको अच्छा ज्ञान था। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, मतलब वहां पर रियासत बटी मतलब उनका विभाजन हुआ, एक बड़ी रियासत का दो भागों में विभाजन हुआ, मतलब दो राज्य वहां पर बने। तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट लिया। मतलब दोनों राज्यों ने ये मांग रखी कि मुझे भी कलांग समुदाय चाहिए, और दूसरे ने भी कहा, तो इसलिए फिर दोनों में 50-50% बंटवारा कर दिया। मतलब इसके महत्व को वो जानते थे कलांग समुदाय के। उनके कौशल के बगैर, देखिए उनका क्या कौशल था, स्किल क्या था, उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनना बहुत ही मुश्किल था। मतलब अगर सागौन की कटाई करना है तो वो केवल ये कलांग समुदाय कर सकता था, और उसके बाद ही राजाओं के महल या अन्य उनके जो चीजें हैं जिनके लिए उनको लकड़ी चाहिए थी वो मिल सकती थी। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। वो भी चाहते थे कि वो काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया।
हालांकि ये कलांग लोग उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण लगाए थे। वही लकड़ी तोड़ना मना करना है, केवल वो किसके लिए तोड़ेंगे? डचों के लिए तोड़ेंगे। और इनकी शिकार पर प्रतिबंध, घुमंतु खेती पर प्रतिबंध लगाया गया, वन उत्पादों को इकट्ठा करना, पशु चराई पर, सारे चीजों पर जैसे भारत में थे वैसे यहाँ पर। और इसीलिए उन्होंने उनके किले पर हमला करके विद्रोह किया, हालांकि उसको दबा दिया। तो यहाँ पर देखिए डच वैज्ञानिक वानिकी कैसे डचों ने शुरू की। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने भी जावा में वन कानून लागू किया और ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदी से थोप दी। मतलब ग्रामीण लोग जंगल में नहीं जा सकते। वही वन उत्पाद इकट्ठा करना, शिकार पर प्रतिबंध, घुमंतु खेती पर प्रतिबंध, ये सारी चीजें, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध, तो ये वन कानून लागू करके वहां पर बंदिशें थोपी गई। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। उनके लिए कुछ जंगल रखे थे उसमें से, लेकिन जो आरक्षित वन थे उसमें से इन्हें लकड़ी काटने की अनुमति नहीं थी। और वो भी काटेंगे तो भी कड़ी निगरानी में, उसके लिए भी उनको शुल्क देना पड़ता था। ग्रामीणों को मवेशी चराने यानी कि पशुओं को चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने व जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आ जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि उनसे शुल्क अदा किया जाने लगा। तो इस प्रकार से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइन के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा की और वहां पर उन्होंने लागू किया। 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा। देखिए डचों ने जंगल में जो लोग खेती करते थे उस पर लगान लगाया, जैसे भारत में किया था। बाद में कुछ गांवों में इस शर्त पर उससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम करेंगे, मतलब मुफ्त में। तो उन्हीं लोगों को वहां पर रख दिया। इस व्यवस्था को ब्लैंडॉग डिएंटे कहा जाता है, ब्लैंडॉग डिएंटेन, ठीक है, ये इस नाम से, जो भारत में ग्राम वन, तो उन्होंने यहाँ ये नाम दिया था। बाद में वन ग्रामवासियों लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना भी दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के अधिकार उनके सीमित कर दिए। घुमंतु खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए। अभी इसमें सामिन की चुनौती देखते हैं। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुब्लातुंग गांव के निवासी सुरोंतिक सामिन एक नाम है समुदाय का, उस व्यक्ति का, ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ किया। मतलब डचों ने जो जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, राजकीय मालिकाना मतलब सरकारी मालिकाना, सरकारी अधिकार, और उन्होंने वन कानून लागू किया और अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए वन उत्पाद इकट्ठा करने, शिकार, पशु चराई, घुमंतु खेतु, ठीक है, करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने उस पर सवाल उठाए और सवाल उठा पर उन्होंने क्या तर्क दिया, देखिए उसका तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है। मतलब ये राज्य ने नहीं बनाई है, ये प्राकृतिक रूप से है। और इसलिए ऐसे प्राकृतिक रूप से उगने वाली जो भी चीजें हैं और जहां हम लोग रहते हैं, तो उस प्राकृतिक चीजों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, न कि सरकार का। भारत में भी इस बात को जब बताया गया, जल, जमीन और जंगल, इन तीनों पर वन्य समुदाय, आदिवासी समुदाय का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए फिर 2006 में भारत सरकार ने कानून भी बनाया और कुछ हद तक उन्हें वहाँ पर अधिकार भी प्रदान किए हैं, ठीक है। और ये वर्तमान समय में भारत में इस बात को मान लिया, लेकिन उस समय की ये बात कौन मानने वाले थे। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि डच सरकार तो मान ही नहीं रही थी। इस आंदोलन को संगठित करने में सामिन के दामाद भी सक्रिय थे। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। जब डच जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया। ये विद्रोह था। लोगों ने लगान या जुर्माना भरने व बेगार करने से इनकार कर दिया। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी बेगारी प्रथा थी, जुर्माना भरना पड़ता था, वहाँ पर भी था भारत में। तो इस प्रकार से लोगों ने मना कर दिया और यही है सामिन की चुनौती या सामिन का विद्रोह।
युद्ध और वन विनाश। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के समय में भारी मात्रा में वनों का विनाश होता है। सामान्यतः जब युद्ध होता है तब युद्ध सामग्री की मांग बढ़ जाती है और ऐसे समय में लकड़ी की मांग भारी मात्रा में बढ़ जाती है और इसके लिए फिर भारी मात्रा में जंगल काटे जाते हैं और इसलिए युद्ध का प्रभाव वनों पर भी होता है, यानी कि वन नष्ट होते हैं युद्ध होने से। जब लकड़ी की मांग बढ़ती है तब जंगल को काटा जाता है जिससे जंगल नष्ट होते हैं। युद्ध के समय जंगलों को आग लगाई जाती है या अगर कहीं बमबारी होती है तो उससे भी आग लगती है जिससे पूरे जंगल जलकर राख होते हैं और जंगल में रहने वाले जो भी समुदाय या वन्य जीव है वो भी नष्ट होते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। आप लोग जानते हैं भारी मात्रा में जंगल को आग लग गई थी। भारत में अंग्रेजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी भारी मात्रा में पेड़ काटे गए थे जब युद्ध शुरू हुए थे, क्योंकि युद्ध में जहाज़ों का निर्माण, नाव का निर्माण या सैनिकों के लिए कुछ अन्य सामग्री के लिए भी ये लकड़ियों की आवश्यकता होती है और इसलिए भारी मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं। तो उसी के तहत एक नीति है कि किस प्रकार से जावा के लोगों ने वनों को नष्ट किया। वनों को कहने के मतलब भागो और भस्म करो और भागो नीति अपनाई थी। इसके ऊपर आपको कभी कभी प्रश्न आता है स्पेशल, इसलिए भस्म करो और भागो नीतियों से क्या समझते हैं। तो ये युद्ध का ही एक परिणाम है। जावा और जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। जब जापान ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि यहाँ पर आक्रमण करे इंडोनेशिया पर यानी कि जावा पर, तब डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। भस्म कर और भागो नीति का सिंपल मीनिंग है कि जो भी उनके पास उपलब्ध जो भी लकड़ियां हैं उनको जला देने का और भाग जाने का, जिसके कारण जापान को वो चीज नहीं मिलेगी। जिसके तहत आरा मशीन, ठीक है, आरा मशीन मतलब जहां पर लकड़ियों की कटाई होती है, और सागौन जैसे विशाल लट्ठों को ये ढेर जला दिए गए जिसमें से जापानियों को हाथ न लगे। यही है भस्म करो और भागो नीति। तो जापान के लोगों के हाथ में किसी भी प्रकार के कोई सागौन या जो प्रमुख जो लकड़ियां हैं वो ना लगे, इसलिए उसको जला देना और भाग जाना, इसी को कहते भस्म कर भागो नीति। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य किया, लेकिन जब जापान का वहां पर कब्जा हो गया तब उन्होंने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। दोहन मतलब भारी मात्रा में पेड़ काटे। बहुत सारे गांव वाले ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में खेती का विस्तार किया। देखिए अब पूरी तरह से जंगल साफ हो गए, इसीलिए जो मूल निवासी लोग थे उन्होंने क्या किया, इसका लाभ उठाकर जंगलों में खेती का विस्तार किया। लेकिन युद्ध के बाद इन जमीनों को वापस लेना वन विभाग को फिर कठिन हो गया, क्योंकि ये लोग विरोध करने लगे। भारत की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जीत के बीच में टकराव हुआ। तो यहाँ भी जिस प्रकार भारत में भी जो वहाँ पर खेती करते थे वन भूमि जंगलों में, तो बाद में वन विभाग ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, हटाया, ठीक है, और इसके कारण कई जगह पर टकराव और संघर्ष भी हुए। उसी प्रकार से जावा में भी जब इन लोगों ने वहाँ पर खेती करना शुरू किया था और फिर वन विभागों ने बताया कि भाई ये जंगल की जमीन है, इसके आप खेती नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, इसके कारण वहाँ पर भी क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, टकराव हुआ। और इसके कारण अभी देखिए वानिकी में क्या बदलाव आए हैं वर्तमान समय में देखते हैं। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वानिकी में नए कौन से बदलाव आए। तो ये जो पुराने अनुभव थे टकराव के हमने देखा है। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव होते हैं। तो जंगलों से उन्हें बाहर कर दिया था, बेदखल कर दिया था, इसके कारण सरकार और उनके बीच में और वन अधिकारियों के बीच में हमेशा टकराव होते हैं। ये एक बात समझ में आ गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण ये लक्ष्य बनाया गया। अब वो क्या किया गया कि जंगलों से इमारती लकड़ी प्राप्त करने के बजाय अगर हम लोग जंगलों का संरक्षण करना ज्यादा बेहतर होगा, ये टारगेट, ये लक्ष्य रखा गया। सरकार ने भी यह मान लिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी, क्योंकि उसके बारे में वही ज्यादा जानते हैं
ठीक है, और उन्हें कई सारा ज्ञान भी होता है। तो इसीलिए उनकी आवश्यकता के बगैर, उनकी सहायता के बगैर हम लोग वनों का संरक्षण नहीं कर सकते, और इसीलिए काफ़ी हद तक उन्हें वहाँ पर रहने की अनुमति भी दी गई। ग्रामीणों में सरना, देवराकूड़, कान और राई जैसे नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की है। तो बहुत सारे वन्य समुदाय, विशेषता जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी समुदाय जो है, यह आदिवासी समुदाय अपने वनों को उपवन मानते हैं, यानी कि एक बगीचा मानते हैं, और उसकी वो पूजा अर्चना करते हैं, और वहाँ के वो पेड़ काटते नहीं हैं। ये अभी भी भारत के कई सारे राज्यों में है। ठीक है, राजस्थान में बिश्नोई समाज है, वहाँ पर इस प्रकार का है। नॉर्थ ईस्ट में भी इस प्रकार के लोग हैं, ठीक है, कि वो पेड़ों को काटते नहीं, अभी सुरक्षित। आपके उड़ीसा में जो ये जगन्नाथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है, तो उसका जंगल एक पूरी तरह से रिजर्व रखा गया है। केवल वो रथ के लिए लकड़ी लगाई जाती है, बाद में कभी काटी नहीं जाती है। तो इस प्रकार से कहीं हो, चाहे वो धार्मिक उद्देश्य से हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग संरक्षण कर रहे हैं। सही मायने में प्यारे बच्चों, एक बात यहाँ से हमको सीखना है, समझना है कि जहाँ हम एक तरफ करते हैं कि हम बहुत आधुनिक है, बहुत मॉडर्न है, वी आर वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित है, लेकिन इन्हीं वेल एजुकेटेड लोगों ने, सुशिक्षित लोगों ने ही क्या किया है, पर्यावरण को प्रदूषित किया है, विनाश किया है, जंगलों को भारी मात्रा में काटा है। और सही मायने में भला ही ये लोग वहां पर थोड़ी बहुत लकड़ी का प्रयोग करते थे, खेती भी करते थे, लेकिन इनके कारण जंगल नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनके कारण जंगल का क्या हुआ है, संरक्षण हुआ है और संवर्धन भी हुआ है। और यही बात अभी लगभग विश्व के सभी देशों की सरकारें समझ चुकी है, और इसीलिए अभी ऐसे जो वन्य समुदाय के लोग हैं उन्हें को कुछ भारत में तो दे दिया है 2006 के अनुसार, जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार उन्हें कई सारे अधिकार दिए हैं। हालांकि लिमिटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अधिकार को स्वीकृति मिली है। खासतौर पे वनों के आसपास उन्हें खेती करने, पशु चराई के लिए और कुछ वन उत्पादों को भी इकट्ठा करने की अनुमति दी है। तो इस प्रकार से, इसलिए मिजोरम से लेकर, ठीक है, केरल तक आज भारत में घने जंगल बचे हैं। ये किसके कारण? ये वन्य समुदाय के संरक्षण के कारण। ये लोग अपने वनों को बगीचा समझते, उपवन समझते। इसलिए कुछ गांव तो वन रक्षकों पर भी निर्भर होने के बजाय अपने जंगलों की सुरक्षा स्वयं करते हैं। मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं वन रक्षक, उस पर वो निर्भर नहीं है। इसके लिए हर परिवार को बारी बारी अपना वो योगदान देते हैं और उसकी चौकीदारी करते हैं या रक्षा करते हैं। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। अभी इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत में भी अभी कई सारे चेंज हो गए। अभी जो खास तौर पे वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही कठोर नियमावली अपनाई जा रही है, जिसके कारण जंगल में रहने वाले समुदाय को अभी वहाँ से निकाल कर, ठीक है, एक दूसरी जगह बिठाया जाता है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, उन्हें निकाल दिया जाता था, थोड़े बहुत कम मुआवजा दिया जाता। लेकिन अभी सरकार बहुत बड़े पैकेज उनको दे रही है, यहाँ तक कि उनको घर बनवा के दे रही है, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं, और यहाँ तक कि खेती भी दे रही है। ठीक है, और इस प्रकार से एक नए थोड़े परिवर्तन आए हैं, और स्वाभाविक है जो पुरखों से जो वहाँ उनके घर है, आवास है, संस्कृति है, वो सारी नष्ट करके बेचारे वो बेघर कहाँ हो जाएंगे। तो इसलिए उनको अधिक से अधिक मुआवजा देकर उन्हें नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करना चाहिए, और ये आवश्यक है। जावा और बस्तर में क्या समानता है, ये एक प्रश्न आता है, और ये वेरी सिंपल है। ब्रिटिश और डच दोनों ने जहाज और रेल के विकास के लिए जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, दूसरा है, दोनों ने, डच और ब्रिटिशों ने, दोनों ने वनवासी समुदायों पर लकड़ी प्राप्त करने, पशु चराई, वन उत्पाद इकट्ठा करने, शिकार करने व घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगाए थे। दोनों जगह, इंडोनेशिया मतलब जावा में भी और बस्तर में भी या भारत में भी। दोनों ने वैज्ञानिक वानिकी और वन कानून लागू किए, जिसके तहत उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, वैज्ञानिक वानिकी के तहत पुराने पेड़ काटकर एक ही किस्म के नए पेड़ कतारों में लगाए गए। दोनों जगह पर कुछ लोगों को लकड़ी काटने, उसे ढोने व जंगल की रक्षा करने के लिए, विशेषतः आग से रक्षा करने के लिए बस्तर में ग्राम वन तथा जावा में ब्लैंडोक डिएनस्टेन, ठीक है, इस की स्थापना की थी।
ये दोनों में समानता है। दोनों जगह औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह हुए, वहाँ पर सामिन ने विद्रोह किए थे, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं धुरवा समुदाय, या सभी समुदाय थे, लेकिन धुरवा समुदाय थोड़ा उसमें अग्रेसर था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ है। वैसे ये चैप्टर आपको डिलीट किया गया है, लेकिन अभी मैंने इसको शुरू किया था, इसलिए इसको समाप्त कर देते। हमें जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से भी हम लोग उसको याद रख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहीं पर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए